गुड मॉर्निंग एवरीवन। राकेश कपूरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम भारत का अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपोहा तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। एक हिमालय अपोहा तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। हिमालय अपोहा तंत्र को हमने फिर तीन भागों में बांटा अलग अलग। एक सिंधु नदी का अपोहा तंत्र, दूसरा गंगा नदी का अपोहा तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का अपोहा तंत्र। अब तक हमने सिंधु नदी को पढ़ लिया, गंगा नदी को पढ़ लिया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक उसका पूरा जो अपोहा तंत्र है उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। यहाँ इस मैप में आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकल करके और भारत में एक यूटर्न बनाती हुई उत्तर पूर्व से बह रही है और फिर यूटर्न बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद में भारत से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से बंगाल के खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये पूरा एक एरिया है, पूरा अपोहा तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का, जो तिब्बत के पठार से शुरू होकर के और बंगाल की खाड़ी तक पूरा होता है। इस दरमियान इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपने उद्गम से लेकर के अपने मुहाने तक ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जहाँ इसका उद्गम होता है यहाँ इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। जहाँ पर इसका उद्गम क्षेत्र है मानसरोवर झील के निकट, वहाँ इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे यह हिमालय के साथ साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो चीन में इसको यारलुंग जाम्बो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग जाम्बो के नाम से चीन में जाना जाता है। इसके बाद ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो अचानक एक यूटर्न लेती है और यहाँ पर भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ। क्या नाम है? नामचा बरुआ। पर्वतीय क्षेत्र है नामचा बरुआ। इस पर्वतीय क्षेत्र को काटती है और एक गहरे गोर्ज का निर्माण कर रही है। इस गोर्ज को कहा जाता है दिहंग गोर्ज कहा जाता है। जैसे ये यूटर्न लेती है तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर आता है। पर्वत यहाँ पर एक बिल्कुल दीवार की भांति अरुणाचल प्रदेश की और चीन की सीमा पर खड़ा है। उस जो पर्वत है उसको काटा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और एक गोर्ज बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं दिहंग गोर्ज। और इसके आगे यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इस नदी को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहा जाता है। क्लियर है? दिहांग नदी में दो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ये और ये। तो ये वाली जो नदी है वो है दिबांग नदी और लोहित, ये दो नदियाँ आकर के और अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग नदी में मिल रही हैं। इससे आगे यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। जब दिबांग और लोहित दो नदियां दिहांग नदी में मिलती हैं तो उससे आगे जो धारा का निर्माण होता है वो धारा कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ इस प्रकार असम की घाटी से होते हुए प्रवेश करती है और नीचे यहाँ बांग्लादेश में आती है। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है बांग्लादेश में जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना नदी। जैसे ही बांग्लादेश में भारत से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तो यहाँ इसको जमुना नदी कहा जाता है। इसके बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ साथ यहाँ इसको जमुना कह रहे हैं। यहाँ एक नदी आ रही है और ये नदी यहाँ पर आकर के और बांग्लादेश में इसमें मिल रही है। यहाँ इसको कहा जाता है पद्मा, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना नदी हम यहाँ कहें कि बांग्लादेश में उसको जमुना नदी कहा जाता है चूँकि। तो गंगा नदी और जमुना नदी दोनों जब मिलती हैं तो वो पद्मा कहलाती हैं। क्लियर है? पद्मा कहलाती हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत की जो ये गंगा नदी है वह बांग्लादेश में जो प्रवेश कर रही है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ इसके आगे पद्मा से आगे यह नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर पूर्व से एक नदी आती है और इसे मिलती है जिसका नाम है, इस जो नदी यहाँ पर आ रही है इस नदी का नाम है बराक नदी।
और बराक नदी जब पद्मा में मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? तो ये नाम है और मेघना के नाम से ही जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नाम है, आप इन नामों को इस प्रकार से याद रखें कि पहले जहां से शुरू होती है उसको सांगपो कहते हैं, चीन में इसको यारलुंग कहते हैं, यारलुंग जाम्बो कहते हैं। भारत में नामचा बरवा को काटती है, गोर्ज का निर्माण करती है। उस गोर्ज का निर्माण आप याद रखेंगे, गोर्ज है दिहंग गोर्ज, दिहंग गोर्ज। और अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग नदी, दिहांग नदी। फिर जब दिबांग और लोहित दिहांग में मिलती हैं तो एक नई नदी का निर्माण हो रहा है, ये नया नाम यहां पर मिल रहा है इसको, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? इसके बाद असम की घाटी से बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो जहां इसको कहा जाता है जमुना। जमुना से आगे इसको गंगा नदी मिलती है, इसमें यहां इसको कहा जाता है पद्मा। और पद्मा से आगे बराक नदी आकर के मिलती है उत्तर पूर्व से, और इसके आगे कहा जाता है इसको मेघना, मेघना नदी कहा जाता है। और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर चीन में यारलुंग जाम्बो, चीन में यारलुंग जाम्बो के नाम से बहते हुए नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा को काटती है, किस नाम से आती है चीन में? यारलुंग जाम्बो के नाम से आती है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को काटकर एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहंग गोर्ज के नाम से जाना जाता है, दिहंग गोर्ज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के बाएं तट पर, याद रखेंगे, दिहांग के बाएं तट पर दो नदियां आकर के मिलती हैं जिनका नाम है दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग और लोहित नदी। एक यूटर्न लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से भारत में प्रवेश कर रही है, जिसको हम कहते हैं दिहांग नदी। यहां से इस प्रकार से दो नदियां आकर के मिल रही हैं, एक का नाम है दिबांग, ठीक है, ये वाला दिबांग हो गया, और ये लोहित नदी हो गई। तो दो नदियां अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिल रही हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी, जो कि बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित से मिलकर के आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से असम घाटी में प्रवेश करती है, जो कि एक समतल मैदानी क्षेत्र है, जो कि एक समतल मैदानी क्षेत्र है। तो दिबांग और लोहित जब मिलती हैं तो उसके आगे जो एक धारा के रूप में बह रही है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम वैली से होकर के बहती है। असम वैली एक समतल मैदानी क्षेत्र है। असम में सदिया से धुबरी तक, असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में होकर के बहती है, एक रैंप घाटी में होकर के बहती है। रैंप घाटी क्या होती है? एक ऐसी घाटी जिसके एक तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ पठार हो और बीच में कोई वैली हो, तो उसको हम रैंप घाटी कहते हैं, उसको हम रैंप घाटी कहते हैं। यह एक विवर्तनिक की घटना के परिणाम स्वरूप बनी हुई घाटी होती है, विवर्तनिक के कारणों से बनी हुई एक घाटी होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में शिलोंग का पठार है, दक्षिण में शिलोंग का पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र गुम्फित जलमार्ग से होते हुए बहती है। असम की जो वैली है, जो कि उसका वो एक समतल मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? जब नदी एक समतल मैदानी क्षेत्र से बहती है तो वहां पर ढाल बहुत कम होता है और साथ ही साथ मलबे की मात्रा चूंकि वहां अधिक होती है, तो नदी जो एक सीधी बह रही थी वो अनेक प्रकार की धाराओं में बहती है, अनेक प्रकार की धाराओं में होकर के बहती है। और इन धाराओं के बीच बीच में मलबे का निक्षेपण करती जाती है, और बीच बीच में मलबे का निक्षेपण करती जाती है। तो इस प्रकार के जलमार्ग का जब निर्माण होता है तो उसको कहते हैं हम गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है। क्लियर है? इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कई नदी द्वीप बन जाते हैं,
नदी द्वीप पाए जाते हैं। क्यों बन रहे हैं नदी द्वीप? क्योंकि नदी जो है कई धाराओं में बह रही है, तो मलबे का निक्षेपण उनके बीच बीच में करती जाती है, तो कई बार ज़्यादा जो मलबा निक्षेपित हो जाता है तो वो भाग उभर करके ऊपर आ जाता है, जिसके चारों तरफ जो है जल ही जल होता है। तो ऐसे में वहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण हो रहा है। ऐसा ही एक नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम की घाटी में, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उसका नाम है मांजुली द्वीप। उसका नाम है मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि असम वैली में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। और क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में ढाल कम होने के कारण गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, और गुम्फित जलमार्ग के बीच बीच में अनेक प्रकार के टापू बन जाते हैं। टापू कह सकते हैं हम इसको, छोटा द्वीप बन जाता है, जिसको हम नदी द्वीप कह रहे हैं। असम सरकार ने इस मांजुली द्वीप को एक रिकग्निशन प्रदान करी है, एक पहचान प्रदान करी है, और इसको एक नदी जिला घोषित किया है। नदी जिला, रिवर डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है असम सरकार ने। मांजुली भारत का एकमात्र नदी जिला है। मांजुली भारत का एकमात्र नदी जिला है। धुबरी के पास में, धुबरी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, जहां पर ब्रह्मपुत्र अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां पर दक्षिण की ओर मुड़ करके और बांग्लादेश प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी एक प्रकार से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जहाँ से इसका उद्गम होता है, वो चीन के अंडर में है। तो चीन, उसके बाद में चीन में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में। तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर के वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमने पहले देख चुके हैं इस चीज़ को। तिब्बत में नाम याद रखेंगे आप, सांगपो नदी। चीन में यारलुंग जाम्बो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। इसी प्रकार से यह चल भी रही है। इसका जो अपवाह तंत्र है वो भी इसी प्रकार से है। क्षेत्र जो है तिब्बत में सबसे पहले, उसके बाद चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से यह जाकर के गिरती है। तो अंतिम जो नाम है इसका वो है मेघना, जिसमें एक नदी आकर के मिल रही है। पहले जमुना, जमुना के बाद में पद्मा, तो पद्मा में गंगा मिल रही है, ठीक है। तो गंगा के मिलने के बाद में पद्मा कहला रही है, और उसके बाद में बराक नदी मिल रही है उसमें, तो वो मेघना के नाम से जानी जा रही है, और फिर मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार इसको। जैसे दिबांग नदी और लोहित नदी, दोनों अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं और बाएं तट पे आकर के मिलती हैं। शुरुआत में जब दिहांग नदी होती है, जब यूटर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दिहांग के नाम से जानी जाती है, और वहाँ पर इसमें 2 नदियाँ मिलती हैं, दिबांग और लोहित। इसके अलावा धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस और तिस्ता नदी, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नाम आप याद रखेंगे, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस और तिस्ता। इसमें मानस नदी जो है वो भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। भूटान से निकलती है मानस नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। इसके अलावा जो तिस्ता नदी है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है असम, सिक्किम में, और बांग्लादेश में जमुना में नदी में आकर के मिल जाती है। तिस्ता नदी के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि तिस्ता नदी जो है वह सिक्किम से निकल करके और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ यह जमुना में मिलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि पहले इसका जो बहाव क्षेत्र था वह गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, और इसका जो मुड़ाव था वो पश्चिम की ओर था, इस प्रकार से मुड़ रही थी, और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आकर के यह गंगा नदी में मिलती थी। लेकिन बाद में अत्यधिक बाढ़ के कारण यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मलबा जमा हो गया, जिसके कारण ये क्षेत्र ऊपर उठ गया। तो नदी ने अपना जो बहाव क्षेत्र था वो परिवर्तित कर लिया, अपनी दिशा परिवर्तित कर ली, और अब नदी जो है पूर्व की ओर बहने लग गई, जहाँ पर आकर के बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनती है। तो तिस्ता नदी वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसको आप याद रखेंगे।
धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वंस अगेन।